हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं अनूप कुमार, पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार का भूगोल, और बिहार के भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे सामान्य परिचय। देखिए, कहा जाता है तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। तो ये कैसे होता है? जैसे मानते हैं कि अगर हम कभी ज्योग्राफी पढ़ते हैं, देखिए ज्योग्राफी एकदम साइंस की तरह है, बिल्कुल साइंस की तरह है। और साइंस पढ़ने वाले जो लोग होते हैं एकदम कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं, उसे रटा नहीं जाता, यही वजह होता है। और रही बात कि मैप से पढ़ना है, तो मैंने यही कहा था कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। इसका मतलब एक और भी है कि जो चीज़ हम देखते हैं, और सबसे बड़ी बात है जो चीज़ हम महसूस करते हैं, उसे हमारा जो शरीर है वो जल्दी भुला नहीं पाता। तो हम ये फिर बताते हैं आपको, लेकिन पहले हम शुरुआत करते हैं कि बिहार का भूगोल का जो सामान्य परिचय है। जैसे माना जाता है कि आपसे भी पूछा जाता है कि भाई कहीं आप जाते हैं तो आप छोटा सा एक इंटरव्यू दीजिए, इंट्रोडक्शन दीजिए। वैसे ही है, बिहार के बारे में हम छोटा सा एक परिचय जानते हैं। देखिए, ये हमारा है बिहार का मैप, आप देख रहे होंगे। ये बिहार का मैप है, इसमें 38 जिला आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, क्योंकि हमने कहा कि सामान्य जानकारी चाहिए। सामान्य, बिल्कुल सामान्य, कोई डीपली नॉलेज नहीं चाहिए। और सामान्य जो जानकारी है, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी, दारोगा, चाहे किसी भी कंपटीशन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको जानेंगे। तो सबसे पहले ये देखें कि इसकी अवस्थिति के बारे में जानेंगे कि देशांतर और अक्षांशों के मध्य में कितने डिग्री जो अक्षांश और देशांतर है, इसके बारे में हम जरूर जानेंगे। सबसे पहले ये तो हम जान जाए कि देशांतर या अक्षांश किसे कहते हैं। मैं नए स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, तो पुराने लोग तो बहुत जानते होंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे, अगर यहाँ पे बात करें हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा, और बीचों बीच यानी कि अर्थ के बीचों बीच में एक 0 डिग्री अक्षांश होता है, जिसको 0 डिग्री अक्षांश बोलिए या इक्वेटर बोलिए या विषुवत रेखा के नाम से भी आप इसे जानते हैं। देखिए, ये जो रेखा है ये 2 भागों में बांटती है। ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। अगर 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर की अगर बात किया जाए, इसके नॉर्थ की बात किया जाए, तो यह उत्तरी गोलार्ध हो जाता है। और जब दक्षिण की बात किया जाए तो यह दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। ठीक है, यह होता है हमारा उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। और उसके बाद अगर बात करें साउथ में, तो ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब देखिएगा, कहा जाता है कि वेस्ट पोल और ईस्ट पोल के मिलाने वाले रेखा जो होते हैं, ईस्ट और वेस्ट को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग? ईस्ट और वेस्ट को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये वाला क्षेत्र हो जाएगा हमारा वेस्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा ईस्ट हो जाएगा। ईस्ट और वेस्ट पोल पे जो रेखाएं मिलती है उसको हम लोग अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अगर 0 डिग्री से उत्तर की तरफ में अगर कोई भी अक्षांश हो तो उसको उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। और 0 डिग्री से अगर दक्षिण की तरफ हम जाते हैं तो उसको 0 डिग्री अक्षांश यानी कि दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, अगर बात करें नॉर्थ और साउथ की, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं नॉर्थ हो जाएगा और हमारा ये हो जाएगा साउथ। नॉर्थ और साउथ पोल की मिलाने वाले रेखा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। नॉर्थ और साउथ पोल की मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को हम लोग देशांतर बोलते हैं। और अगर 0 डिग्री की बात करें तो इसी को ग्रीनिच मीन टाइम के नाम से जानते हैं, जो लंदन होते हुए बहुत सारे कंट्री हैं जिसे पार करते हुए ये नीचे तक पहुंचता है। चलिए, तो हमने कहा कि ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो है यानी कि नॉर्थ से साउथ पोल की मिलाने वाली जो रेखा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। अब तो शायद आपको समझ में आ ही गया होगा। तो मैप से चीज़ों को समझने में ना बहुत चीज़ें आसान हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, आप अगर इसे महसूस कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप अगर इसको स्टडी कर रहे हैं तो नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि भुलाने का मौका आप देंगे ना। अगर इसे भुलाना ना चाहेंगे तो नहीं भूलेगा। अगर आपने मौका दिया भूल जाने का, तो समझिए कि वक्त के साथ तो आदमी कुछ भी भूल जाता है। चलिए देखते हैं। तो हमने ये कहा कि यहाँ पे यानी कि 0 डिग्री जो अक्षांश है, इसको विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो बस इसको बता देते हैं, विषुवत रेखा के भी नाम से जानते हैं। ठीक है,
हमने अवस्थिति की बात की, तो मैं ये बात बता रहा हूँ, अगर हमें नॉर्थ में जाना है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा कर्क रेखा, ये हमारा हो जाएगा कर्क रेखा हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से अगर दक्षिण भारत में दक्षिण में जाते हैं, भारत की बात नहीं है, या दक्षिण में जाते हैं, यहाँ पे दक्षिण में 23.5 डिग्री जाते हैं, तो इस पार्ट को हम लोग कहते हैं मकर रेखा, ठीक है। ऐसे हमें जो बताना है वही बता रहे हैं। अब देखिएगा, ये हो गया आपको यहाँ से उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया आपको दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि 0 डिग्री से जब उत्तर की तरफ जाएंगे तो जो भी अक्षांश होगा वो उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। इसी तरीके से ये देखिएगा, जब ये देशांतर है जो 0 डिग्री है, बीचों बीच से काटती है, नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाती है, इसको देशांतर बोलते हैं। तो इसके पूर्व में जो भी होगा देशांतर, वो सब पूर्वी देशांतर हो जाएगा, ठीक है। अगर मानते हैं कि भारत की अवस्थिति को यहाँ दिखाएं, अगर यहाँ पे दिखाएं, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई ये भारत कहाँ पे, तो उत्तरी गोलार्ध में है। उसके बाद अगर बात करें अक्षांशों की बात करें, देशांतर की बात करें, तो देशांतर क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर हो जाएगा। और जब अक्षांश की बात होगी तो ये देखिए मैंने कहा था, तो अक्षांश की क्या बात हो जाएगी, तो यह हो जाएगा उत्तरी अक्षांश, यानी कि पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश। ये बातें समझ में आ गई होगी। यहाँ से देखें तो आप पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ये हो गया हमारा, यहाँ से अगर देखें तो ये हो गया इस साइड में, यानी कि ये हो जाएगा कौन सा, पूर्वी देशांतर, ये हो जाएगा पूर्वी देशांतर। जैसे ये 0 डिग्री अक्षांश से इस उत्तर हम जाएंगे तो ये सारा चीज़ आपको क्या मिलेगा, उत्तरी अक्षांश से मिलेगा। अगर भारत की स्थिति को देखा जाए, अवस्थिति को देखा जाए, तो ये उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा, और देशांतर की अगर बात कर दी जाए तो पूर्वी देशांतर में हो जाएगा, और अक्षांश की अगर बात कर दिया जाए यहाँ से तो ये हो जाएगा उत्तरी अक्षांश में। और ये सारा का सारा राज्य में जितना भी चीज़ होगा उत्तरी और पूर्वी देशांतर में होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये हो गया आपका, मतलब यहाँ से सीधे चले जाइए, और ये जो दक्षिण का साइड जो है यहाँ से ऐसे जाते हैं, तो ये मतलब आपको अक्षांश हो जाएगा। और पूछा जाता है कि बिहार कितने डिग्री, कितने मिनट और कितने सेकंडों के मध्य अक्षांश में अवस्थित है। अक्षांश और देशांतर जरूर पूछा जाता है आपसे, और बीपीएससी से भी बहुत ही मतलब समझिए कि VPI है। तो आइए हम लोग अक्षांश की बात करते हैं। तो अक्षांश की अगर बात करें, अक्षांश की बात करें यहाँ पे, तो पेन चेंज कर रहे हैं। तो अक्षांश हो जाएगा 24 20 10, यानी कि 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड, ठीक है। 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड क्या हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। उत्तर से यहाँ पे देखते हैं 27 डिग्री, ठीक है। अक्षांश की अगर बात करें तो 27 हो जाएगा और 31 15 हो जाएगा, 27 31 और 15। देखिए 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड हो जाता है, और यहाँ पे आएंगे 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड क्या हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। मैंने कहा था उत्तरी अक्षांश है और पूर्वी देशांतर है। तो अक्षांश की अगर बात करें तो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड हो जाएगा, 10 सेकेंड हो जाता है, से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड तक इसकी अवस्थिति है अक्षांशों की, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं देशांतर का। और देखिए हमने अभी बात की अक्षांश और देशांतर की, तो अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं, अगर आप इसको समझे होंगे तो अब आपको समझ में आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि दक्षिणी दे देगा, पश्चिमी दे देगा, पूर्वी दे देगा, तो इस तरीके से अब आपको समझ में आ गया होगा, तो आप आराम से आंसर को बना लीजिएगा, ठीक है। तो जो बिहार है, बिहार मतलब कि अक्षांश कितना हो जाएगा, 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड की, मतलब जो उत्तरी जो आपको अक्षांश है, ठीक है, उसी के मध्य में बिहार की अवस्थिति है। उसके बाद हम लोग देखते हैं देशांतर की। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ये है देशांतर, ये हो जाएगा आपको देशांतर। देखिए देशांतर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेकर के आप किशनगंज वाला क्षेत्र जब देखते हैं तो यहाँ से लेकर के ये आपको देशांतर हो जाएगा। तो देशांतर की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड से लेकर के आपको हो जाएगा 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड हो जाएगा। कौन सा, ये हो जाएगा आपको पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर हो जाएगा, ठीक है। अब इतना तो समझ में आ गया होगा।
देखिए मैथ से कोई चीज़ थोड़ा सा करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत आसान हो जाएगा। तो देशांतर की अगर बात करें तो क्या हो गया, 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड के मध्य में ये पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, बिहार की अवस्थिति और भारत की अवस्थिति कहाँ पे है, ये पूर्वी देशांतर हो जाएगा और उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। इसके मध्य में हमारा जो बिहार है वो अवस्थित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हम चीज़ों को जब पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जब लिखते हैं तो लिखने वाली जो बात होती है ना वो ज़्यादा याद होता है, क्योंकि वहाँ पे आपका शरीर ज़्यादा काम करता है। वहाँ पे आपका दिमाग क्या होता है, किताब पढ़ रहे हैं बहुत आसानी से पढ़ रहे हैं, लेकिन जब उसे लिखने की बारी आता है तो शरीर की हालत मतलब खराब हो जाती है। कहने का मतलब है कि यादों का जो संजाल है ना, जो संसार है, जो यादों का एक भंडार है वो आपका शरीर है। दिमाग क्या है, कुछ भी नहीं। जिस चीज़ पे जितना आप छुएंगे, जितना स्पर्श करेंगे, आपके शरीर उतना ही उसे याद करके रखिएगा। जैसे मानते हैं कि आप किसी से दोस्ती करना हो, जब उसे हाथ मिलाया, गले लगाया, तो देखिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा दिनों तक याद रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें तब आती है जब आप उस चीज़ को फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। पढ़ने का भी तो तरीका बहुत सारा है। लोग आराम से पढ़ रहे हैं। पढ़ने वालों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, कम थोड़ी है। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों के पास किताबों के ढेर है, बहुत सारे संग्रह पे संग्रह किए, बहुत सारे लोगों का नोट्स है। लेकिन पढ़ने का जो तरीका है, जो सलीका है, अगर वो बदल देते हैं तो आपके लिए एकदम अलग हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब है आपको ये समझ में आएगा, अच्छा ये तो सर बोले कि शरीर ही मतलब यादों का एक क्या होता है, एक भंडारण होता है, या ये कह सके तो यही सब कुछ होता है। लेकिन दिमाग में देखिए क्या होता है, लेकिन दिमाग ठीक है, हम इस चीज़ को थोड़ा सा फील करते हैं, लेकिन सब और एक बात याद रखिए, हमने ये कहा था कि जिसे आप ज़्यादा स्पर्श करिएगा, जिससे ज़्यादा फील करिएगा, वो चीज़ें आपका दिमाग भी बहुत दिनों तक याद करके रखता है। जैसे मानते हैं कि जिसे आप बहुत ही मतलब चीज़ों को मतलब किसी ऐसा व्यक्ति जिसे आप बहुत चाहते हैं, उससे आप स्पर्श मतलब समझिए कि उसके शरीर से आप स्पर्श किए हुए हैं। अगर बहुत भीड़ भाड़ का जगह हो, बहुत भीड़ भाड़ का जगह हो, थोड़ा सा आप दूर भी हैं, तो उसके अगल बगल में जिसका चेहरा आप नहीं जानते हैं, आपका शरीर उसे याद नहीं किया है, नहीं उसको टच किया है, तो चेहरा साफ नज़र नहीं आएगा। लेकिन जिसका स्पर्श आपके शरीर को लगा है, उस भीड़ भाड़ में भी उसका चेहरा क्या होता है, स्पष्ट नजर आता है। आप फिर करिएगा, ऐसा होता है। तो चलिए हम चौहद्दी की अगर बात करें, यहाँ पे चौहद्दी की बात करें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिएगा बिहार के उत्तर में क्या है, अगर यहाँ से बात करें पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक की अगर बात करें तो देखिएगा एक बहुत बड़ा जो सीमा लगता है, किसके साथ लगता है, नेपाल से। तो बिहार के उत्तर में क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। बिहार के उत्तर में क्या हो जाएगा, नेपाल होगा। और हम आपको बताएंगे नेपाल से कितने जिले सटते हैं, तो नेपाल से आपको 7 जिले हो जाएंगे जो संपर्क बना के रखते हैं। उसके बाद हम बात करें यहाँ, अगर पूरब की बात करें, तो पूरब में पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पूरब में क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और यहाँ पे बिहार के 3 जिले ही पश्चिम बंगाल से संपर्क करते हैं, वो है आपका किशनगंज, पूर्णिया और आपको यहाँ देखिए कटिहार। उसके बाद दक्षिण की अगर बात करें तो आपके पड़ोसी जो राज्य है जिसका नाम क्या है, झारखंड। ये है आपका झारखंड आपके बिहार के दक्षिण में अवस्थित है, दक्षिण में है। और यहाँ से अगर डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाए तो यहाँ 8 डिस्ट्रिक्ट है जो आपको अपना सीमा साझा करता है। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं हम लोग पश्चिम की। जब हम पश्चिम की बात करेंगे यहाँ पे तो देखिए पश्चिमी चंपारण से होता हुआ गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और क्या बोलते हैं कैमूर और रोहतास तक इसका क्या है, सीमा है। और ये भी जो डिस्ट्रिक्ट है साझा करता है, कितना डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, तो वो भी है 8 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और हम लोगों ने ये क्या किया यहाँ पे, अभी हम लोगों ने देखा ये, अगर हम यहाँ पे देखें चौसा से होता हुआ ये जो गंगा जो नदी है सीधे आपको यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर बहती है और ये गंगा जो है बिहार को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, और लगभग मतलब ये 12 जिला से होकर के क्या करती है, अपना संपर्क साझा करती है 12 जिला से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखा इसके उत्तर में नेपाल हो गया, इसके दक्षिण में झारखंड हो गया, और उसके अगर पूरब की बात कर दिया जाए तो पश्चिम बंगाल हो जाता है। और इसके अगर
पश्चिम की बात कर दिया जाए, यहाँ पे पश्चिम की अगर बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं, मैप भी देख लेते हैं। एक चीज देखिएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अगर पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि भाई नेपाल से कितने जिले जो हैं संपर्क साझा करते हैं, तो एक बार आप देख लीजिएगा, यहाँ देख लीजिएगा, आपको हो जाएगा ये पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, फिर उसके बाद ये सीतामढ़ी हो जाएगा, सीतामढ़ी के बाद मधुबनी हो जाएगा, सुपौल हो जाएगा, अररिया हो जाएगा और किशनगंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपको नेपाल से साझा करने वाले जिला की संख्या कितना है, 7 हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए, आप स्टडी अगर आपके पास मैप हो या एटलस हो बिहार का, तो उसमें आप निकाल के देख लीजिए, ये 7 जिला जो हैं जो नेपाल से साझा करते हैं। देखिए पश्चिमी चंपारण एक तो यहाँ से नेपाल से सटता है, और इधर से अगर बात कर दिया जाए, पश्चिम से बात कर दिया जाए, तो ये यूपी के साथ साझा करता है। उसी तरीके से किशनगंज की भी बात किया जाए तो एक किशनगंज यहाँ पे अगर देखेंगे तो पश्चिम बंगाल से साझा करता है, और ये नेपाल से साझा करता है। ठीक है, पूछा जा सकता है, एक है अंतर्राष्ट्रीय इसका सीमा है, इसका एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसी तरह पश्चिमी चंपारण का भी क्या है, पश्चिमी चंपारण का भी यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पे लगता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। फिर तो ये हो गया नेपाल से साझा करने वाले जिलों की संख्या कितना है, 7 हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। तो ये देखिए वेस्ट बंगाल हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा, और पूर्णिया हो जाता है, और पूर्णिया के बाद क्या हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा। ठीक है, कटिहार हो जाएगा। उसी तरीके से अगर झारखंड की बात कर दिया जाए तो झारखंड में देखिएगा, झारखंड में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कटिहार हो जाएगा, और कटिहार के बाद देखिए भागलपुर हो जाता है, भागलपुर के बाद बांका हो जाएगा, बांका के बाद जमुई हो जाएगा, जमुई के बाद नवादा हो जाएगा, और नवादा के बाद गया होगा, और गया के बाद देखिए औरंगाबाद होता है, और औरंगाबाद के बाद हो जाएगा रोहतास हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ से झारखंड से 8 जिला भी क्या करती है, अपना सीमा साझा करती है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश का, जो बिहार की चौहद्दी में कहाँ आएगा, ये पश्चिम की साइड आएगा। तो पश्चिम की साइड की बात करें यहाँ पे, तो देखिएगा ये हमारा पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, देखिए बिहार में, अगर बिहार में सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाए तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट आपका है पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा पश्चिमी चंपारण के बाद ये गोपालगंज हो जाएगा, और गोपालगंज में देखिएगा ये छोटा सा है, यहाँ पे बिल्कुल पश्चिमी चंपारण के दक्षिण में, और पूर्वी चंपारण के बिल्कुल पश्चिम में। ठीक है, अगर बात करें सिवान के तो बिल्कुल उत्तर में। ठीक है, ये सटा हुआ कहाँ से, उत्तर प्रदेश से। ये बिहार का सबसे ज़्यादा यहाँ पे लिंगानुपात आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, और यहीं पे तीनों लिंगानुपात आपको दिख जाएगा, गोपालगंज, सिवान, और ये सारण देखिए, फिर भोजपुर देखिए, फिर बक्सर देखिए, फिर आपको कैमूर देखिए, और यहाँ पे देखिए एकदम छोटा सा सीमा इसका साझा करता है रोहतास का, यहाँ पे रोहतास का साझा करता है। इस तरीके से यह डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितना हो जाएगा, 8 डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश से क्या करता है, अपना साझा करता है। ठीक है, अपना सीमा साझा करता है कितने जिला से, 8 जिला से। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले हम लोग अगर देखें कि भाई पूछा जा सकता है कि इसका पूर्वी छोर कौन सा है। जैसे बिहार का आप देखते हैं भाई कि बिहार का पूर्वी छोर कौन सा है, पश्चिमी छोर कौन सा है, उत्तरी छोर कौन सा है, दक्षिणी छोर कौन सा है। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। ये मैप में देखिए आप, अगर हम लोग उत्तरी छोर की बात करें यहाँ पे, तो उत्तरी छोर की बात करें यहाँ पे, तो देखिएगा ये हमारा उत्तरी छोर हो जाएगा कौन सा, पश्चिमी चंपारण। उत्तरी छोर कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ठीक है, ये पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग पश्चिमी छोर की बात करें यहाँ पे, पश्चिमी छोर की बात, तो देखिएगा ये वाला क्षेत्र हो जाएगा जिसका नाम है कैमूर, जिसका नाम है कैमूर हो जाएगा। ये आपका उत्तरी हो जाएगा, और ये आपका ये पश्चिमी हो जाएगा। और देखिए पूर्वी की अगर बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं ना किशनगंज, ये किशनगंज है, पूर्वी छोर हो जाएगा इसका। बिहार का पूर्वी छोर कौन सा हो जाएगा, तो किशनगंज हो जाएगा। ठीक है, और जब दक्षिणी की बात हम लोग करेंगे, जब दक्षिणी की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये गया हो जाएगा। ठीक है, ये गया हो जाएगा। इस तरीके से बिहार का सबसे पूर्वी छोर कौन सा हो जाएगा, अगर पूर्वी छोर की बात करें यहाँ पे, सबसे पश्चिमी छोर की बात करें, और उत्तरी छोर की बात करें, और दक्षिणी छोर की बात करें, तो आप इसको समझ गए होंगे।
तो देखिए फिर से एक बात देखिए, उत्तरी छोर में आपको कौन सा हो जाएगा, ये भी ये पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, ठीक है। और पूर्वी में कैमूर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद दक्षिणी की अगर बात करें तो गया हो जाएगा, और उसके बाद पूर्वी की अगर बात करें तो आपको कौन सा हो जाएगा, ये देख लीजिए किशनगंज हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ये समान परिचय है, ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समान परिचय में बहुत इजीली सब चीज़ होता है। और ये चीज़ देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए ये नदियों का कुछ मतलब संजाल है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो समान परिचय में अगर आप देखेंगे तो बस एक समान जानकारी आपको मिलेगी, क्योंकि हम पूरे डिटेल्स में अलग अलग क्लासों में अलग अलग, जैसे अपवाह तंत्र में आपको डिटेल्स पढ़ना है, और ये अपवाह तंत्र बिहार के लिए बहुत ही भी है, जहाँ से 1-2 प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। लेकिन समान परिचय की बात है तो हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा ये जो आप नदियों का आप एकदम संजाल जो देख रहे हैं, ये बिहार के बीचों बीच से एक नदी है, गंगा नदी जो उत्तर प्रदेश से होते हुए सीधे बिहार में प्रवेश करती है, और बिहार में प्रवेश करने के बाद यह पश्चिम बंगाल में चली जाती है, और पश्चिम बंगाल से सीधे अरब सागर होते हुए बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, मतलब ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखिएगा, अगर हम यहाँ पे बात करें गंगा की, तो देखिए गंगा बिहार को 2 भागों में बांटती है। उत्तर की अगर बारी यहाँ पे देखें, उत्तर की अगर बात करें हम लोग, तो ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो जाता है, और दक्षिण की बात करें तो ये सूखा प्रभावित क्षेत्र हो जाता है। हमने बोला कि समान परिचय हम दे रहे हैं, हम इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताएंगे। और यहाँ से देखिएगा ये नदी जो है यानी कि पश्चिम से ही बहती हुई कहाँ पे जाती है, पूरब की ओर जाती है, पूर्व की ओर जाती है। इसका मतलब ये है कि जो पश्चिम का भाग है वो उठा हुआ है, और पूरब का भाग क्या है, वो थोड़ा सा धंसा हुआ है। देखिए कहा जाता है कि अगर पानी को आप कहीं ज़मीन पे डालिए तो बिल्कुल गड्ढा की तरह ही उसका आचरण होता है, उसका व्यवहार होता है जाने का, बहने का। उसी तरीके से यहाँ भी अगर देखते हैं, यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो देखिएगा पानी ये पश्चिम बंगाल से जो गंगा जो है, ये आप कह सकते हैं पश्चिमी से लेकर के और पूरब की ओर क्या करती है, बहती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ की ऊंचाई जो है पूरब की अपेक्षा क्या है, थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। यही वजह है कि यहाँ पे बहाव जो है ये पूरब की ओर हो रहा है। उसी तरह हम लोग देखते हैं, ये जो नेपाल का क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये नेपाल का क्षेत्र जो दिख रहा है, ये हिमालय की जो ग्लेशियर है वहाँ से ये सारी नदियाँ क्या करती है, उत्तर से दक्षिण की तरफ आती है। अब सोच के देखिएगा, अगर यहाँ घाघरा की बात करें, गंडक की बात करें, ठीक है, और यहाँ पे कोसी की बात करें, महानंदा की बात करें, तो यहाँ पे देखिएगा यानी कि उत्तर से ये नदियाँ दक्षिण की तरफ जाती है। इसका मतलब ये है कि उत्तर का जो पार्ट है वो बहुत ही ऊंचाई पे है, और दक्षिण का पार्ट क्या है, वो धंसा हुआ है। यही तो वजह है कि ये जो पानियों का आचरण होता है ऊंचा से नीचा की तरफ बहता है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं यहाँ पे, यानी कि आप देखिएगा ना कि जिस तरह से नाव होता है ना, वो चारों तरफ से उठा हुआ रहता है, बीच में बिल्कुल धंसा हुआ रहता है, बिल्कुल यही ऐसे कह सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। तो इसी तरीके से बिल्कुल सारे के सारे नदियाँ क्या करती है, गंगा में एक सहायक नदी के तौर पे मतलब सहायक बन जाती है, और सारी नदियों आकर के यहीं पर मिल जाती है, ठीक है। यानी कि ऊपर उसका कौन सा पार्ट हो जाता है, तो बहुत ऊंचा पार्ट हो जाता है, जहाँ से पानी आराम से बहता हुआ आपको गंगा में मिल जाती है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए जो पठारी इलाका यहाँ पे आपको देखने को मिला दक्षिण बिहार में, जब हम लोग भूगर्भिक संरचना के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ देखिएगा जो भी नदियाँ आपको दक्षिण से चल करके उत्तर की तरफ जाती है, यानी कि ये भी पार्ट आपको झारखंड का जो छोटा नागपुर का क्षेत्र जो है, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि गया से लेकर के जो बांका कटिहार तक जो आप देख रहे हैं, ये भी पार्ट क्या है, ये थोड़ा सा उठा हुआ है। और यही वजह होता है कि जब बरसात का सीजन जब आने लगेगा तो ये नदियाँ क्या करती है, ये नदियाँ क्या करेगी, उत्तर की तरफ क्या करेगी, उत्तर की तरफ बहना शुरू करेगी, और ये भी सहायक नदियों के तौर पे क्या गंगा से ये मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए ये जो नदी है यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा ऊंचा भाग हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ से क्या हो जाता है, ऊंचा भाग हो जाता है। तो ये बातें तो यहाँ समझ में आ गई। अब देखिए यहीं पे घाघरा जो है, घाघरा की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश से सीमा लगाती है, और बूढ़ी गंडक की बात कर दिया जाए, ठीक है, गंडक की बात कर दिया जाए यहाँ पे गंडक की, तो देखिएगा गंडक भी उत्तर प्रदेश से अपना सीमा साझा करती है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे दक्षिण की बात कर दिया जाए तो एक नदी है जिसका नाम है कर्मनाशा, यानी कि 3 नदियाँ हैं जो उत्तर प्रदेश से अपना क्या करता है, बॉर्डर बनाती है, ठीक है। तो हम लोग पूरा इसको डिटेल्स से पढ़ते हैं। हमने अभी बोला कि हम समान परिचय आपको बताया है, समान परिचय में डिटेल्स में क्या जानना,
ठीक है। और देखिए, और आगे हम थोड़ा सा और ज़्यादा थोड़ा सा कर लेते हैं। चलिए हम लोग और भी देखें। देखिए एक चीज़ है, कहा जाता है ना कि तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। आप मेरे इस गाना के मतलब को थोड़ा समझिएगा। मैंने कहा तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीते जाए। कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं ना तो 3 से 4 साल, 4 साल बहुत ज़्यादा हो जाता है। 2-3 साल में लोग कंप्लीट कर जाते हैं। अगर 2 से 3 साल से अगर ज़्यादा समय लगने लगे तो सोचिए कि आप इस भारत के सबसे महंगा क्या है संसाधन है जो बर्बाद हो रहा है। ये तो भारत सरकार और बिहार सरकार इस पर बात नहीं करती, क्योंकि उसको सोचना चाहिए। एक व्यक्ति दारोगा बनने के लिए 5 साल, 8 साल, 10 साल टाइम लगाता है। ये भारत की जो सबसे महंगा या विश्व का सबसे महंगा संसाधन होता है। युवाओं की ज़िंदगी इसी तरीके से क्या बोलते हैं 30 साल 35 साल गुजर जाती है। जो चीज़ें उसे अचीवमेंट करना चाहिए था 22 साल 25 साल में कर लेना चाहिए था, वो 40-42 साल में भी नहीं हो पाता। और सारे लोग लगे हुए हैं। ये सोचिएगा। इसलिए मैंने कहा तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। ऐसा ना हो कि इसी में लगे हुए हैं। और भी ऑप्शन देखिएगा। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और भारत में इतना ज़्यादा बेरोजगारी है, बिहार में इतना ज़्यादा बेरोजगारी है कि सरकार इस पर बात नहीं करती। और सरकार से आप पूछने जाएंगे, देखिए बस चुनाव के जैसे ही समय आता है, बस फिर भी आपको हड्डी के तौर पे एकदम समझता है सर कि मतलब क्या है। तो क्या बताए, आपको सोचना पड़ेगा कि ज़्यादा वक्त नहीं देना चाहिए। और फिर अभी भी बता रहा है तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। इतना प्यार न करिए कि सारी ज़िंदगी इसी में लगा दीजिए और पता चले कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। और बाद में जब एहसास उस समय होगा कि जब 40 साल 30-35 साल अगर बीत गया, तब आपको समझ में आया कि अरे यार मैंने तो सारी ज़िंदगी इसी में लगा दिया और मिला कुछ भी नहीं। नौकरी कितने % है? 0.3%। और सारे लोग इसी की तरफ पीछे एकदम दीवानों की तरफ, आशिक की तरफ आगे जा रहे हैं। तो आपको सोच समझ के थोड़ा सा फैसला कीजिए। और बात यह है कि सरकार भी बोलती है कि तुम्हारे पास है क्या है तुम्हारे पास, तुमको नौकरी हम क्यों दें। कैसे व्यक्ति को कहा जाता है कि भाई पकौड़ा छान लो चाहे कुछ भी कर लो। और ये भी बात थोड़ा अगर देर से देखा जाए तो ये भी सही है। सिंपल ग्रेजुएशन होकर के क्या करते हैं, आ जाते हैं। बर्बादी का सबसे पहला कदम सिंपल ग्रेजुएशन, कोई स्किल्ड नहीं की। और सरकार भी बोलती है कि भाई स्किल्ड तो लाओ। हमारे यहाँ एक चीज़ का प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ सब कुछ ऑलरेडी है। तो किसी को देखिए PPT बनाने नहीं आता, किसी को कुछ नहीं आता, किसी को बहुत सारा चीज़ें कुछ नहीं आता। देखिए स्किल्ड होता है, ये डेवलप करिए। स्किल्ड अगर आपके पास होगा तो जॉब हो जाएगी, मतलब बहुत आसान से आपकी ज़िंदगी कट जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमने ये देखा, ये हमारा आपको बिहार का मैप देखते हैं, ठीक है। बिहार का मैप देख लिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा समझेंगे। देखिए थोड़ा सा समझने वाली बात है, समझना बहुत ज़रूरी है। अगर बिहार का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्षेत्रफल की बात कर दिया जाए तो 94,163 की क्या है, वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर आपका हो जाएगा। यानी कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा, 2.86%। 2.86% हो जाएगा भारत के कुल क्षेत्रफल का। कितना हो जाएगा, 2.86% हो जाएगा। और ये आपको पूछा जाता है, ठीक है। बिहार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो 2.86% हो जाएगा, ठीक है। ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा, जब मैंने क्षेत्रफल की बात की तो क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का कितना स्थान है, तो बिहार का 12वां स्थान है, ठीक है। अगर बात किया जाए तो क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का कितना स्थान है, 12वां स्थान है। और आप सोच रहे बहुत सारी किताबें आपको 13वां मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे बता देते हैं। जैसे तेलंगाना का जब गठन हुआ तब उस हिसाब से तो 13वां हो जाता है। लेकिन जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में इसको बांट दिया गया, तब अब आपको समझ में आ गया होगा, तब आपका यह स्थान क्या होता है, 12वां स्थान हो जाता है, ठीक है। यानी कि क्षेत्रफल के आधार पे बिहार का कौन सा स्थान है, आपका 12वां। जरा सोच के देखिएगा, जनसंख्या में बिहार का तीसरा स्थान है। जनसंख्या में बिहार का कौन सा स्थान है,
तो थोड़ा सा नया पेज ले लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा ही हो। अगर जनसंख्या की बात करें यहाँ पे, जनसंख्या की बात, तो जनसंख्या में यहाँ पे बिहार का तीसरा स्थान है, तीसरा। तो भाई पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान देखिएगा यूपी का हो जाएगा, और दूसरा स्थान किसका हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा, महाराष्ट्र का हो जाएगा। अच्छा एक बात समझिएगा, ज्योग्राफी ना बहुत सारा चीज़ों को कहते हैं। जैसे आप ज्योग्राफी का संबंध ना समझिए कि संस्कृति से होता है। अगर ज्योग्राफी का संबंध देखें तो व्यवहार से होता है। ज्योग्राफी का संबंध देखें तो समझिए कि उसके बिहेवियर से होता है। अगर ज्योग्राफी का संबंध देखें तो सेक्स से होता है। अगर ज्योग्राफी का संबंध देखें तो वहाँ पे समानता असमानता से होता है। अगर ज्योग्राफी का संबंध देखें तो उसके इतिहास से होता है। देखिए ज्योग्राफी पढ़ने से कितना फायदा है। जैसे मैंने कहा कि भाई आप लोग के मन में आता होगा कि ज्योग्राफी पढ़िए। जैसे ज्योग्राफी में देखिए, जैसे पूरी दुनिया में जहाँ चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता होगा वहाँ पे प्रजनन दर सबसे ज़्यादा होगा। लोग अपने काम को छोड़ के ज़्यादातर ये सेक्सुअल संबंध में ही ज़्यादा जुटे हुए रहते हैं। वजह क्या है? अब इसके बारे में साइंस भी बोलता है भाई, लेकिन ज्योग्राफी भी कह रहा है। अगर देखिएगा, मैंने ये कहा कि क्यों ऐसा होता है। अब जब थोड़ा देर के लिए सोचते हैं, मैंने ये कहा कि चावल का उत्पादन पूरी दुनिया में जहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, जनसंख्या वहीं पे सबसे ज़्यादा होगा। जैसे अगर आपको उससे पूछा जाए चावल का उत्पादन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो चाइना में। फिर पूछा जाए कि भाई सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, तो चाइना में। उसके बाद बात किया जाए कि द्वितीय स्थान चावल उत्पादन में किसका है, तो किसका है, भारत का है। तो भारत में जनसंख्या तो पूरी दुनिया में द्वितीय स्थान है। इसी तरीके से अगर राज्यों की बात करें जहाँ देखिए चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ पे जनसंख्या क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। अब जरा सोच के देखिएगा, बिहार में सबसे ज़्यादा किस अनाज का उत्पादन होता है, तो सोच के देखिएगा। बिहार की अगर बात कर दिया जाए तो यहाँ पे चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से जनसंख्या भी तो है इसका, और पूरे भारत में सबसे जनघनत्व भी तो ज़्यादा है इसका, जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज़्यादा है। 1106 हो जाएगा यहाँ पे, 1106 हो जाएगा जनघनत्व यहाँ पे। और जनसंख्या भी देख लीजिए, जनसंख्या भी, अब देखिए जनसंख्या थोड़ा देख ही लेते हैं, जनसंख्या इसका कितना है। अब यहाँ पे देखिए जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो देखिएगा यहाँ पे 10,40,99,000, ठीक है, 452 हो जाता है, ठीक है। यानी कि कभी कभी शॉर्ट में आपको 10.40 हो जाता है, 10,40,00,000। देखिए इतनी जनसंख्या है। और ये 2011 का आंकड़ा हम बता रहे हैं, 2021 का नहीं बता रहे, 2011 का बता रहे हैं, ठीक है। और 2021 में तो बहुत ज़्यादा हो गया होगा। फिर जनगणना भी देखिएगा उसी तरीके से, यानी कि जनसंख्या इसका कितना हो जाएगा, यानी कि भारत की पूरी जनसंख्या का कितना परसेंट हो जाएगा, कुल जनसंख्या का 8.6% हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर जनसंख्या की बात कर दिया जाए तो पूरे भारत की जनसंख्या का, भारत का जैसे बिहार का कितना हो जाएगा, 8.6% हो जाएगा। सोचिए, इसीलिए तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। ये लैंड जो है, लैंड तो कभी बढ़ेगा नहीं, लेकिन जनसंख्या यानी कि इस पे रहने वाले लोगों की जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी। तो जनघनत्व तो एक्चुअली बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और करते हैं। कहा जाता है, थोड़ा प्लेन ही ले लेते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से ऊंचाई कितना है, 173 फीट, 173 फीट है, ठीक है। पूछा जाता है 173 फीट हो जाएगा। और मीटर की बात कर दिया जाए तो 53 मीटर हो जाएगा, 53 मीटर हो जाएगा, ठीक है। समुद्र तल से कहा जाता है कि बिहार की ऊंचाई कितना है, तो 173 फीट हो जाएगा। और मीटर की बात करेंगे तो 53 मीटर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा नेक्स्ट और भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखा जाता है, देखिए जैसे लंबाई और चौड़ाई की बात कर दी जाए अगर बिहार की, ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई की बात कर दी जाए तो देखिए यहाँ पे हम पहले लंबाई की बात करते हैं। लंबाई हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। लंबाई क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से देखें तो उत्तर की दक्षिण की ओर क्या हो जाएगा, ये लंबाई हो जाएगा, ठीक है। ये लंबाई हो जाता है उत्तर से दक्षिण की ओर। भाई कितना किलोमीटर है, लंबाई इसका कितना किलोमीटर है, तो ये हो जाएगा 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर हो जाएगा। और जब चौड़ाई की बात कर लिया जाए, जैसे चौड़ाई की बात की जाए कि पश्चिम से पूरब की ओर या पूरब से पश्चिम की ओर, तो कितना हो जाएगा। देखिए बुद्ध का जब जन्म हुआ था उसी को याद करिए, 483
483 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया लंबाई और चौड़ाई। मैंने जनसंख्या भी किया, क्षेत्र भी किया। तो ये समान जानकारी जो है, समान जानकारी हम आपको दे रहे हैं। समान जानकारी से 1 या 2 प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं और पूछने की प्रबल संभावना होती है। ठीक है, ये हो गया। तो हम लोगों ने इतना कुछ किया। तो थोड़ा सा और आते हैं और डिटेल्स में थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, अक्सर मन में आता होगा कि बिहार का गठन कैसे हुआ, इसका निर्माण की बात किया जाए तो जब इतिहास पढ़ा जाएगा कि बिहार के गठन में जैसे मेंस में पढ़ा जाता है तब वहाँ पे बात किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे हम देखते हैं। देखिएगा, बिहार के गठन, बिहार का गठन, बिहार के गठन की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट अगर देखें 12 दिसंबर 1911। देखिए 12 दिसंबर 1911 को आप ये देखिएगा, जब बंगाल का विभाजन कर दिया गया 1905 में, तो बंगाल में क्या हुआ, एक आंदोलन खड़ा हो गया। आंदोलन इतना तीव्र गति धारण कर लिया कि कहा गया कि 1911 में उसी घटना को रद्द करने के लिए एक शाही आयोजन किया गया था और इसी शाही आयोजन में ही बिहार की बात किया गया था। और इस समय कौन उपस्थित है यहाँ पे, ब्रिटेन के जॉर्ज पंचम। ठीक है, और यहाँ पे कौन उपस्थित है, जिनका नाम था जॉर्ज पंचम। ये पूछा जा सकता है, नाम उनका है जॉर्ज पंचम। और जॉर्ज पंचम के बारे में क्या कहा जाता है, यहाँ पे शाही दरबार लगा हुआ था और शाही दरबार में उन्होंने क्या किया, बिहार की जब पहली बार बात हुआ था, बिहार की बात जब हुआ था यहाँ पे, बिहार की बात, तो यहाँ पे देखिएगा। उसके बाद देखिएगा 22 मार्च 1912 को क्या हुआ, एक अधिसूचना जारी किया गया। एक अधिसूचना जारी हुआ। ठीक है, अधिसूचना जारी हुआ और कहा गया कि अब बिहार का गठन कर दिया जाएगा। देखिए, बिहार के गठन में सचिदानंद सिन्हा जो है उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। कहा भी जाता है कायस्थों और मुसलमानों ने, यानी कि क्या बोलते हैं, बिहार के गठन में अपनी पूरी जिंदगी और पूरी ताकत लगा दी। ठीक है, ये सचिदानंद का बहुत ही ज़्यादा योगदान है और यही वजह होता है कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार दिवस के रूप में 22 मार्च को मनाया जाता है। अब जरा सोच के देखिएगा, अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं, इसका अधिसूचना जारी कर दिया गया और अधिसूचना जारी करने के बाद 1 अप्रैल 1912 को, नया पे ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर लगे। 1 अप्रैल 1912 को क्या किया गया, बिहार प्रांत का गठन हुआ। बिहार प्रांत का गठन हुआ और बिहार प्रांत अकेले नहीं था, इसके साथ उड़ीसा भी था और बात किया झारखंड, तो ये सब सारे लोग इसके साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत का गठन होता है और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 1 अप्रैल 1936 को बिहार से कौन हो जाता है, बिहार से अलग हो जाता है कौन, उड़ीसा अलग हो जाता है। ठीक है, ये उस समय की बात थी जब यहाँ पे अंग्रेजियत का सरकार था। ठीक है, और जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो देश ने एक कानून बनाया जिसको 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जानते हैं। उसने भाषा के आधार पर पहली बार आंध्र प्रदेश को ही राज्य का निर्माण करने का अवसर दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तब देखिएगा यहाँ पे देखते हैं हम लोग 15 नवंबर क्या होता है, 2000 के समय 15 नवंबर 2000 को क्या किया, झारखंड यानी कि बिहार से अलग होकर के झारखंड बन गया। बिहार से अलग होकर के झारखंड का निर्माण हुआ। झारखंड का निर्माण कब हुआ, 15 नवंबर 2000 को हुआ। और झारखंड ने बिहार से कितनी भूमि लिया था, तो झारखंड ने 46% भूमि ले लिया था बिहार से और बिहार के पास कितना बचा, 54% भूमि बिहार के पास रह गया। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ था, बिहार का गठन हुआ था। ठीक है, जब 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ झारखंड, तो झारखंड ने बिहार से 46% भूमि ले लिया था और बिहार को मिला था 54%। और थोड़ा सा और भी कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए थोड़ा सा क्या होता है कि अगर आप अकेले हैं और रूम में लगता है कि थोड़ा सा माहौल नहीं बन रहा है, तो उससे बोल के पढ़िए। बोल के पढ़ने से क्या होता है, अब आप सोचते हो कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दारोगा तैयारी कर रहे हैं और बोल के पढ़ेंगे, तो बोल के पढ़ने से 2 चीज़ें हो जाती है।
सबसे पहले आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो बाहरी चीज़ें जो आपको परेशान कर रही है, कहीं आप देख रहे होते और पढ़ रहे होते, वो चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आएगा, कहीं ना कहीं निकलने की कोशिश करेगा। उसके बाद आपके अंदर स्किल्ड आएगी, कोशिश करके देखिए शायद होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो बात करते हैं यहाँ पे हम लोग देखिएगा यहाँ पे अनुमंडल की संख्या कितना है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो अनुमंडल की संख्या कितना हो जाता है, तो छोड़िए अनुमंडल की यहाँ पे नहीं, अभी आप देख लेते हैं, पहले करते हैं। देखिए प्रमंडल की संख्या कितना है यहाँ पे, प्रमंडल की संख्या, तो प्रमंडल हो जाएगा बिहार में 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 प्रमंडल पे हम चर्चा करेंगे, जस्ट ही चर्चा करेंगे। उसके बाद देखिएगा जैसे ही प्रमंडल हो जाता है उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुमंडल। अनुमंडल कितना हो जाएगा, तो अनुमंडल की संख्या कितना है, 101 है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें प्रखंड की, तो प्रखंड कितना हो जाएगा, प्रखंड की संख्या हो जाएगा 534। ठीक है, देखिए इस तरह से थोड़ा सा पढ़ते जाइए, याद करते जाइए। और क्या है, हम लोग बिहार के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर क्या जानेंगे। बिहार का समान परिचय है, भारत में रहना है और भारत का ज्योग्राफी नहीं जानेंगे, इतिहास नहीं जानेंगे, पॉलिटी नहीं जानेंगे तो फिर क्या हो जाएगा। ये तो मतलब 3rd ग्रेड के जो नेता लोग भी होते हैं वो भी कोशिश करते हैं ये जानने का। आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं। तो प्रखंड कितना हो जाएगा, 534 हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे जिला की अगर संख्या देखा जाए, जिला की संख्या तो कितना हो जाएगा, 38 जिला हो जाएगा। देखिए पूछा जाता है कि नया जिला कौन सा है भाई, तो नया जिला की अगर बात कर दिया जाए तो ये हो जाएगा अर्बन। और अर्बन आपको पता होना चाहिए कि जहानाबाद से कट के बना था। ठीक है, जहानाबाद से कट के बना था। और नीतीश सरकार में एक नया जिला की बात कर दी, एक ही नहीं 2 जिला की बात कर दिया जाएगा। हालांकि नया जिला बनने की संभावना है जिसका नाम है बाढ़। बाढ़ को भी नया जिला बनाने की बात किया जाएगा, डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा प्रमंडल की बात कर लिया जाए। प्रमंडल की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं, समान परिचय में है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको, मैप से ही समझते हैं। देखिए हमने कहा था कि 9 प्रमंडल है। बिहार में कितने प्रमंडल है, 9 प्रमंडल है। देखिएगा अगर हम उत्तर बिहार की बात करें तो उत्तर बिहार में 5 प्रमंडल हो जाएंगे और दक्षिण बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और 5 और 4 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। ठीक है, तो उत्तर बिहार में कितना हो जाएगा, 5 हो जाता है, और दक्षिण बिहार की अगर बात करें तो 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रमंडल की चर्चा कर देते हैं और प्रमंडल को आराम से मैप से याद करिए। भाई मैप से याद करिए तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा इसको याद करना। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि अगर मानते हैं किसी भी व्यक्ति का, अमिताभ बच्चन का चेहरा याद रखना है, लिखने की जरूरत नहीं है, फोटो एक बार देख लेते हैं आपको याद आ जाता है। आप देखते नहीं है ना, आप देखते नहीं है इसलिए याद नहीं आता। आप देखा करिए, रोज देखा करिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखिएगा, वो है हमारा पटना प्रमंडल। ठीक है, अगर पटना प्रमंडल की यहाँ पे बात कर दिया जाए तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हो जाएगा पटना। ठीक है, उसके बाद नालंदा, और उसके बाद ये हो जाएगा भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। ठीक है, ये पटना प्रमंडल है। और यहाँ पे देखिए जिलों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 जिला हो जाएगा। ठीक है, पटना प्रमंडल में जिलों की संख्या कितना है, 6 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं तिरहुत प्रमंडल का। तिरहुत प्रमंडल ये हम लोग 10वीं प्रमंडल में किए थे और उत्तरी में देखते हैं तिरहुत प्रमंडल। तो देखिए तिरहुत प्रमंडल कितना हो जाएगा, ये आपका पश्चिमी चंपारण हो गया, ये पूर्वी चंपारण हो गया, उसके बाद सीतामढ़ी हो गया, शिवहर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया और वैशाली हो गया। इस तरीके से यहाँ पे देखिएगा तो संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 जिला हो गया किसमें, तिरहुत प्रमंडल में। 6 जिला यहाँ पे हो गया तिरहुत प्रमंडल में। अब सारण की अगर बात कर दिया जाए, सारण प्रमंडल में कितने जिले हैं, तो सारण प्रमंडल में देखिए तो 3 जिले हो जाएंगे। देख लीजिए सारण प्रमंडल में एक गोपालगंज हो जाएगा, सिवान हो जाएगा और सारण हो जाएगा। ठीक है, ये आपको हो जाएगा सारण प्रमंडल में। और उसके बाद हम लोग करते हैं दरभंगा प्रमंडल में कितने हैं, तो दरभंगा प्रमंडल देखिए, दरभंगा प्रमंडल यहाँ पे मधुबनी हो जाएगा, दरभंगा हो जाएगा और समस्तीपुर हो जाएगा। ठीक है, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। ठीक है, ये चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बार बार अगर देखते हैं, एक बार स्टडी कर लीजिए, आपको याद हमेशा रहेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कोसी प्रमंडल, मतलब कोसी प्रमंडल कौन सा है, तो देखिएगा सुपौल हो जाएगा, मधेपुरा हो जाएगा और सहरसा हो जाएगा। ठीक है, ये सुपौल में है, सुपौल हो जाएगा, मधेपुरा हो जाएगा और सहरसा, यानी कि कोसी प्रमंडल में आपको 3 जिला ही आपको मिलेगा। उसके बाद करते हैं पूर्णिया की बात करते हैं।
पूर्णिया प्रमंडल में कितने हैं? तो पूर्णिया प्रमंडल की अगर बात कर दिया जाए तो यहाँ पे आपको 4 जिले दिखाई देंगे पूर्णिया में, ठीक है, जैसे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। तब देखिए यहाँ पे एक हो जाएगा किशनगंज हो जाएगा, यहाँ पे किशनगंज हो जाएगा, अररिया हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा और कटिहार हो जाएगा। भाई इसको याद रखिएगा क्योंकि बीपीएससी दारोगा इस सब में बिहार के जितने भी एग्जाम है उसमें बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा ये करा दिया जाए। और ये सबसे आसान तरीका है, आप मैप लगाइए, बिहार का मैप लगाइए, उसमें जितने भी प्रमंडल है एक बार स्टडी कर लीजिए, एक बार स्टडी कर लीजिएगा ना, फिर कभी नहीं भुला पाइएगा, एक बार, ठीक है। एक बार की जरूरत है आपको। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे भागलपुर में, ठीक है, अगर हम लोग देखें भागलपुर में तो भागलपुर में मात्र 2 ही प्रमंडल है, मतलब 2 ही जिला है। भागलपुर प्रमंडल में कितना जिला है? मात्र 2 ही है, एक भागलपुर हो जाएगा और एक बांका हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे नीचे है भागलपुर और एक बांका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग मुंगेर की अगर बात करें, मुंगेर की, तो देखिएगा यहाँ पे मुंगेर हो जाएगा, बेगूसराय हो जाएगा, खगड़िया हो जाएगा, मुंगेर भी हो जाएगा, लखीसराय हो जाएगा, शेखपुरा हो जाएगा और जमुई हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपको 6 जिला आपको दिखेगा। अगर बात करें तो कौन कौन से प्रमंडल है जहाँ पे 6 जिला? एक तो पटना हो गया, एक तिरहुत हो गया और आपका ये क्या हो गया, एक की बात करें तो मुंगेर हो गया। अब बचा है एक ही प्रमंडल अभी बचा है, ठीक है, जिसको मगध प्रमंडल के नाम से जानते हैं। और मगध प्रमंडल में देखिएगा आपको कितना जिला हो जाएगा, तो ये देखिएगा एक है औरंगाबाद हो जाएगा, ठीक है। औरंगाबाद कहा जाता है बिहार में सबसे ज़्यादा तीव्र गति से और तेज़ी से यहाँ की लड़कियाँ पढ़ने लगी हैं, औरंगाबाद की नंबर 1 पोजीशन पे आने लगी है। उसके बाद देखिए औरंगाबाद हो जाएगा और यहाँ पे देखिए इसके सटा हुआ जो पूरब का क्षेत्र है वो गया हो जाएगा। कहा जाता है कि यहाँ पे ही बौद्ध ज्ञान में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहाँ पे अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक संख्या है, ठीक है, यहाँ पे गया में। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक नवादा हो जाएगा और नवादा के बाद यहाँ पे देखिएगा जहानाबाद हो जाएगा और जहानाबाद के बाद अरवल हो जाएगा। और यही जो अरवल है जहानाबाद से कट के बना है नया डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और हम लोगों ने क्या किया, कुल यानी कि जो प्रमंडल 9 था, 9 प्रमंडलों को हमने खत्म किया। अब थोड़ा सा कुछ और मतलब कुछ थोड़ा सा और जानकारी हासिल कर ले तो ठीक रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग सादा पेज एक ले लेते हैं, सही रहेगा। चलिए नया पेज ले लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, हम लोग को देखना होता है, ये देखिए, ये कुछ देख लीजिए, आपको ठीक लगेगा। प्रत्येक चिन्ह देख लीजिए, प्रत्येक चिन्ह। जैसे पूछा जा सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि राजकीय मछली कौन सा है, लिख देते हैं राजकीय मछली कौन सा है। तो राजकीय मछली में आपको पता होगा मांगुर को बोलते हैं, मांगुर को बोलते हैं, ठीक है। राजकीय मछली में कौन सा हो जाएगा, मांगुर हो जाएगा। और जो दूसरी की बात करते हैं, ठीक है, राजकीय चिन्ह की बात करते हैं, यानी कि राजकीय चिन्ह की बात करते हैं, चिन्ह की, तो कौन सा हो जाएगा, बोधि वृक्ष हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका बोधि वृक्ष हो जाएगा, ठीक है, बोधि वृक्ष हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं राजकीय भाषा की। अगर राजकीय भाषा की बात किया जाए, राजकीय भाषा की बात किया जाए तो भाषा क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। और द्वितीय भाषा कौन सा है यहाँ पे, अगर द्वितीय भाषा की बात कर दिया जाए, द्वितीय भाषा की बात कर दिया जाए बिहार में, तो द्वितीय भाषा आपको उर्दू हो जाएगा, ठीक है, उर्दू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि राजकीय पशु कौन सा है। चलिए मैं तो देखते हैं राजकीय पशु कौन सा है, राजकीय पशु कौन सा है, तो बैल हो जाएगा। राजकीय पशु कौन सा हो जाएगा, बैल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट करते हैं राजकीय पुष्प कौन सा हो जाएगा, राजकीय पुष्प कौन सा हो जाएगा, तो पुष्प कौन सा हो जाएगा, तो गेंदा हो जाएगा, गेंदा फूल हो जाएगा, ठीक है। और बात करें राजकीय वृक्ष की, तो वृक्ष कौन सा हो जाएगा, राजकीय वृक्ष पीपल हो जाएगा, ठीक है, पीपल हो जाएगा। ये सब चीज़ें याद होना चाहिए, बहुत ही ईजी है। अब ये समान परिचय में यहाँ से प्रश्न अगर आप ना बना पाएगा तो मुश्किल है ना, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपकी जुबान पर होना चाहिए, दिमाग में ऑलरेडी ये भरा हुआ रहना चाहिए। थोड़ा सा और समान जानकारी हम लोग हासिल कर लेते हैं बिहार के बारे में। देखिए बिहार से जितने भी प्रश्न आपको बनता है, एक्चुअली क्या क्या पढ़ना है, ये आपको हमारा समझिए कि पहला क्लास से स्टार्ट होगा और हम टोटल मतलब समझिए कि तुरंत ही 1 सप्ताह के अंदर में आपको ज्योग्राफी टोटल करा देंगे, जहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चाहे बिहार में पूछा जाता है बीपीएससी में, चाहे दरोगा में पूछे, चाहे कहीं भी बिहार के किसी भी कंपटीशन में पूछे, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। आप एक बार पढ़ के देख लीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं पटना उच्च न्यायालय।
यहाँ पे देखा जाए तो उच्च न्यायालय यानी कि पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? अगर स्थापना की बात करें यहाँ पे, इसके स्थापना के बारे में बात करें तो इसका स्थापना 1913 में हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था? 1913 में हुआ था। यानी कि अगर बात करें 1 दिसंबर 1913 को, यहाँ देखिए 1 दिसंबर 1913 को पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ। लेकिन उद्घाटन की अगर बात करें, पटना उच्च न्यायालय का उद्घाटन की बात करें, पटना उच्च न्यायालय के उद्घाटन की अगर बात करें यहाँ पे तो 3 फरवरी 1916 को हुआ था। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ? 1 दिसंबर 1913 को हुआ। लेकिन उद्घाटन की बात करें तो 3 फरवरी 1916 को हुआ था। ठीक है, अब उसी तरीके से हम लोग आते हैं। देखिए हम लोगों ने देखा था कि बिहार और नेपाल का जो सीमा है कितना किलोमीटर है। तो बिहार और नेपाल की सीमा की अगर बात करें बिहार और नेपाल की तो देखिएगा यहाँ पे आपको हो जाता है 729 किलोमीटर। 729 किलोमीटर पे क्या है, इसका सीमा है ना बिहार का, वो साझा करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगर बात किया जाए बिहार का तो देखिएगा साक्षरता दर बिहार में कितना है? 61.8%, यानी कि बिहार में सबसे कम है, यानी कि भारत में सबसे कम है। और जनघनत्व की बात कर दिया जाए 1106 है, जो सबसे ज़्यादा है। और एजुकेशन भी सबसे पिछड़ा है। और अगर महिला एजुकेशन की बात कर दिया जाए तो हमारे बिहार से भी निम्न स्तर पे है, जिसका नाम है राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले हम लोग देखते हैं पटना क्या है। अगर बात की जाए पटना, तो पटना क्या है? पटना एक महानगर है, ठीक है, एक महानगर है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे विधानसभा की सीट कितनी है भाई? यहाँ पे विधानसभा की सीट कितनी है? तो देखिएगा 243 है। यहाँ पे 243 सीट मिलेगा। ठीक है, और सोच के देखिएगा इसी 243 में एससी के लिए आरक्षित कितना है? तो 38 है। और इसी 243 में एसटी के लिए कितना है? तो 2 है। और 2 कौन कौन सा है? तो एक कटोरिया है और एक कहाँ पे है? मनिहारी है। ठीक है, एक कटोरिया है, एक मनिहारी है। विधानसभा 243, एससी का आरक्षित सीटें कितना? 38 और एसटी का कितना है? 2, कटोरिया और मनिहारी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे लोकसभा। देखिए लोकसभा की सीटें कितनी है बिहार में? तो लोकसभा की सीटें 40 है। लोकसभा की सीटें कितनी है? 40 है। लेकिन 40 में आरक्षित सीटें कितनी है? तो 6 आरक्षित सीटें हैं। ठीक है, 6 आरक्षित सीटें हैं। चलिए नया पेज लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द्विसदनीय प्रणाली है, विधानसभा भी और विधान परिषद है। तो विधान परिषदों में संख्या कितना है? तो यहाँ पे बात करते हैं विधान परिषद। तो यहाँ पे विधान परिषद कितने हैं? तो 75 हो जाएगा। ठीक है, 75 हो जाएगा। तो राज्यसभा में सीटों की संख्या कितना है? तो यहाँ देखिएगा राज्यसभा में, बिहार राज्यसभा में सीटों की संख्या कितना है? तो यहाँ पे हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, राज्य विधानसभा की सीटों की संख्या कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब इस तरीके से हमने लगभग बिहार का जो सामान्य परिचय था, जो बिहार के बारे में हम लोग को समझना था, उसके बारे में मैंने बताया। अगर हमारा सेशन आपको बहुत पसंद आता है तो आप बहुत सारा कमेंट्स कर सकते हैं, आप बता सकते हैं और क्या क्या चाहिए आपको, ताकि हम आपको प्रोवाइड करा दें। और उसके बाद ढेर सारा शेयर करिए, ताकि हमारा अभी चैनल नया ही है, बहुत पुराना नहीं है, बिल्कुल नया है। और आपके प्यार की ज़रूरत है, आपके एक सहयोग की ज़रूरत हो जाती है, ताकि अगर हम यहाँ पे जो भी कंटेंट आपको दे रहे हैं बिल्कुल एकदम डीपली देंगे, कोई सतही लेवल की पढ़ाई नहीं होगी। क्योंकि हमारा ऑलरेडी क्लास चलता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास चलता है। हम बीपीएससी को मेंस पीटी इंटरव्यू तक कराते हैं। अभी ऑडिटर का हमारे यहाँ से एग्जाम बहुत सारे लोगों का रिजल्ट हुआ है। 67 का वेट कर रहे हैं, क्योंकि 67 से ही हम बहुत सारे इंस्टीट्यूट में यहाँ पे पढ़ाते थे। लेकिन मैंने खुद का अपना एस्टेब्लिश किया है और मैं उन्हीं बच्चों को ज़्यादातर फोकस करता हूँ जिसमें लगता है वो सब चीज़ें है, सारा गुण है। अगर आप में भी ऐसा है तो कम से कम पढ़ाई करिए। निश्चित तौर पे हमारे यहाँ से रिजल्ट बहुत हुआ है और इस बार हम इंटरव्यू में लोगों का दिलवा रहे हैं। तो आइए सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स भी करिए, ढेर सारा शेयर करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।